Assalamu alaikum students. So I'm your teacher Laiba here with a new topic. So class आज मैं काफ़ी चेंज लग रही होंगी अपने कुछ पुराने लेक्चर से, तो मैं आज तैयार हो गया हूँ आप लोगों के लिए. ओके फाइन. सो मेंडल्स के बारे में हम लोग पिछले लेक्चर्स में पढ़ते आ रहे थे. आई हैव जस्ट टोल्ड यू अबाउट द पुनेट स्क्वायर इफ़ यू रिमेंबर. अगर आपको मैंने टीचिंग करते हुए लास्ट टाइम पुनेट स्क्वायर के बारे में बताया था. सो लेट अस ड्रॉ इट अगेन. हम दोबारा से इसको ड्रॉ करते हैं लाइक दिस इज द पुनेट स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पे हम मेल डोमिनेंट प्लांट्स यानी टी और ये फीमेल रिसेसिव प्लांट्स को लिया. ये मेल पार्ट है, ये फीमेल. तो हम जब फर्टिलाइजेशन क्रॉस फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो हमारे पास ऑल टॉल प्लांट्स आ जाते हैं. सो क्लास होप सो आपको आज के लेक्चर में ये बताओ कि हम लोग पुनेट स्क्वायर्स के ज़रिए काफ़ी कुछ पढ़ने लिखने और समझने वाले. सो बी रेडी फॉर द जेस्चर विच आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू. सो मेंडल एक ऐसा आदमी था जिसने 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर के पर एक्सपेरिमेंट किया. फिर उसके बाद लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ एग्रीगेशन का डिस्कवर किया. उसने 7 अलग अलग होमोजॉइगस प्लांट्स लिए जिससे उसको हेट्रोजाइगस रिजल्ट भी मिला. सो क्लास आज का लेक्चर मेरा एक्चुअली इस बात के ऊपर भी है कि एक तरीके से यहाँ पे आप लोगों को ये पता लग रहा है कि अगर आपकी जनरेशन है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफ़र करने वाला मतलब कि एक फॉर्मुलेशन होता है. फॉर एग्जांपल लाइक अभी यहाँ पे एक टॉल प्लांट और एक शॉर्ट प्लांट है, लेकिन इसकी जो जनरेशन है वो टॉल ही पैदा हुई. सो बाय दिस मेथड वी कैन जस्ट जज कि हो क्या सकता है, मतलब कि एक प्रिडिक्शन लगाई कि हाँ ये पॉसिबिलिटी है कि ये होता है. मतलब कि अगर मेंडल्स ने ये पुनेट स्क्वायर किसी भी बगैर एक्सपीरियंस के नहीं पेश किया. पुनेट स्क्वायर वॉज पुनेट जो था वो एक मैथमेटिशियन था. उसने इसी प्रोसेस को अपने लॉ के साथ पेश किया. सो क्लास वैसे तो मेंडल्स की लाइफ में ये इसका काम कोई ज़्यादा प्रॉस्पिरियस नहीं माना जाता था. वो तो बस अजीब सा माना जाता था. लोग उसको कुछ मानते ही नहीं थे, वो उसको अच्छा नहीं समझते थे, क्योंकि वो समझते थे कि वो उस टाइम एरिस्टोटल की अपनी एक लॉजिक चल रही थी कि एक स्पेसिफिक तरीका होता है कि मेल प्लांट ही रिस्पॉन्सिबल होता है बेबी के ऊपर, लेकिन फीमेल प्लांट का कोई काम नहीं होता. और इसके अलावा एक और बात भी ये थी कि फीमेल जो है वो उस बेबी को नरिशमेंट देने के लिए पैदा हुई है. उसका काम सिर्फ नरिशमेंट देना है. शी हैज़ नो लिंक विद बेबी सेक्स. सो इसीलिए यहाँ पे हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि पुनेट स्क्वायर जो बता रहा है सारे प्लांट्स टॉल तो थे अपनी वालदा से, मतलब अपनी फीमेल प्लांट से टॉल तो थे, लेकिन वो मेल प्लांट जितने 100% टॉल नहीं थे, वो 75% टॉल थे. सो क्लास मेंडल लॉ एंड वी ह्यूमन में हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ने जा रहे हैं. सो क्लास आप लोगों को मेंटली इस बात पे प्रिपेयर होना होगा कि हम इस टाइम मेंडल्स लॉ को अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके एक थ्योरी पेश कर रहे हैं. Mendel's law and we the humans. Mendel's principle of classical genetics are fundamental laws. These are widely applicable all organisms. Let us apply the law to human genetics. Mendel's के अपने कुछ प्रिंसिपल होते हैं, जैसे कि क्लासिकल जेनेटिक्स में ये बात सामने आती है कि ऑर्गेनिज्म का अपना एक लॉ होता है. मतलब कि ह्यूमन जेनेटिक्स के बारे में यहाँ पे काफ़ी कुछ तफसील से बताया गया है. ह्यूमन जेनेटिक्स असल में कहते किसको है? ह्यूमन जेनेटिक्स में इंसान की फ्यूचर जनरेशन यानी इंसान की आने वाली जनरेशन के बारे में पहले से अंदाज़ा लगा लिया जाता है.
ब्रीड के हिसाब से यहाँ पे इंसानों में काफ़ी रंग और नस्ल पाए जाते हैं। इसी तरीके से हमारी शक्ल अमेरिकन्स की शक्ल से काफ़ी चेंज है। हमारा कलर ब्राउन है और उनका कलर वाइट है। इसी तरीके से अमेरिकन्स की स्किन अफ्रीकन से काफ़ी ज़्यादा चेंज होती है। अफ्रीकन आर completely black people and Americans are white people, so we are the brown people. अरेबिक लोगों का अपना कॉम्प्लेक्शन है। कुछ लोग उज़्बेकिस्तान की रेड कलर यानी उनके अंदर बहुत ज़्यादा आरबीसीज की अमाउंट की वजह से वो रेड कलर में नज़र आते हैं। सो इस चैप्टर में शुरू से लेकर आखिर तक मैंने आपको इनहेरिटेंस, हेरिडिटी और फ्यूचर जनरेशन की प्रिडिक्शंस के बारे में काफ़ी कुछ बताया है। सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल is a hereditary disease. The blood of affected individual has a reduced capacity of delivering oxygen to tissues. तो यहाँ ये बताया है सिकल सेल एनीमिया नाम की एक डिजीज़ मैंने अपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा चुकी हूँ। शायद आपको याद हो सिकल सेल एनीमिया होता क्या है। तो ये एक हेरिडिटी डिजीज़ है, यानी अगर माँ या बाप में से किसी एक को भी ये डिजीज़ होगी तो याद रखिए ऑफस्प्रिंग यानी औलाद में भी वही डिजीज़ ज़रूर आएगी। द ब्लड ऑफ अफेक्टेड इंडिविजुअल हैज़ रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ डिलीवरिंग ऑक्सीजन टू टिश्यूज़। इसमें ये बात होती है कि ब्लड के अंदर काफ़ी ज़्यादा अफेक्शन आती है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन के दौरान इसमें ऑक्सीजन और टू द टिश्यूज़ यानी ऑक्सीजन और टिश्यूज़ के बारे में बात बताई है। यानी कि आपके ब्लड का सर्कुलेशन में मैंने आपको ये बात बताई थी कि आपके ब्लड की एक एक सेल में एक एक छोटे से छोटे ज़रे तक खून पहुंचना लाजमी है। तो क्लास यहाँ पे ये बात बताई है कि हाँ, खून पहुंचना तो लाजमी तौर की बात है, लेकिन खून में कोई ऐसी सलाहियत होनी चाहिए कि वो एब्जॉर्ब भी कर सके। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो अपनी मतलब कि खून के अंदर ये वो सलाहियत ख़त्म हो जाती है कि वो अपने अंदर ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सके। और हीमोग्लोबिन इज़ द ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन इन आर रेड ब्लड सेल्स। इसीलिए ये बोला जाता है कि हीमोग्लोबिन वाहिद एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारे ब्लड में आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल्स को कायम रखे हुए है। सो रेड ब्लड सेल्स विद नॉर्मल हीमोग्लोबिन आर द शेप ऑफ बाइकॉन्केव डिस्क। इसमें ये बात बताया है कि रेड ब्लड सेल्स की शक्ल तो इस तरीके से आम तौर पे नज़र आती है, यानी कि एक सीडी यानी डिस्क की शेप में। दे ईजिली पास थ्रू द कैपिलरीज एंड सप्लाई द ब्लड टू द टिश्यूज़। इसमें ये बात बताई है कि ब्लड की शेप कुछ ऐसी होती है कि वो हर टिश्यू में ईजिली आसानी तरीके से पास हो जाती है, और जैसे ही वो पास हो जाता है तो वो टिश्यूज़ तक भी ईजिली पहुंच जाता है। यानी कि अल्लाह ताला ने आपके ब्लड को इतनी कैपेबिलिटी दी है कि वो हर जगह जिस्म के पहुंच के आपको खुराक भी, फूड भी, ताकत भी, और सबसे बड़ी बात ऑक्सीजन जिसके बगैर ज़िंदगी नामुमकिन है वो पहुंचा रहा होता है। मैंने आपको पिछले सारे के सारे टॉपिक्स में सेग्रीगेशन यानी और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जैसे कि वो मटर के पौधे में लग रहा था, वैसे ही यहाँ पे इंसान के जिस्म में भी लग रहा है, क्योंकि हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। हमारे अंदर गैमेट्स फॉर्मेशन होती है। ये गैमेट्स फॉर्मेशन यानी कि हमारे मेल और फीमेल गैमेट्स अलग अलग होते हैं। इसके अलावा रीजनरेशन की पावर भी हमारे अंदर पाई जाती है। रेड ब्लड cells with sickle cell hemoglobin appear normal so long as oxygen is plentiful। इसके अंदर ये बताया है कि सिकल सेल में ये होता है कि हीमोग्लोबिन नॉर्मल लेवल से कम हो जाता है। As the oxygen level drops when the blood exits tissues after supplying O2। So O2 टिश्यूज़ के अंदर
पहुंच जाता है। सो O2 टिश्यूज़ के अंदर पहुंचने का अपना एक स्पेसिफिक मेथड है। सो क्लास, आपको एक बात याद होनी चाहिए कि जब O2 टिश्यूज़ के अंदर पहुंच रहा है तो इसकी अपनी एक टेंडेंसी हो जाती है, यानी कि एक नॉर्मल बॉडी में टिश्यूज़ के अंदर ब्लड का पहुंचना लाजमी है। जब ब्लड पहुंचेगा तो ऑक्सीजन भी पहुंचेगी, लेकिन यहाँ पे जो सिकल सेल में वो ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो रहा है और ब्लड के अंदर सलाहियत ही नहीं कि वो खुराक पहुंचा सके। दिस हीमोग्लोबिन फॉर्म्स एन इनसोल्यूबल फाइब्रस स्ट्रैंड्स। ये बात बताई है कि हीमोग्लोबिन के अंदर इंसोल्यूबल्स और बहुत ज़्यादा मतलब कि बगैर हल होने वाले और रेशेदार स्ट्रैंड्स मौजूद होते हैं। These strands dissect the shape of RBC and long thin sickles। इसके अंदर ये बता है कि RBCs की अपनी कुछ शेप हो जाती है, यानी वो डिस्क शेप से हाफ शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो मुश्किल होता है एक ब्लड सेल को, यानी कि आम ब्लड सेल तो इस डिस्क शेप का होता है और वो आराम से कैपिलरीज तक पहुंच जाता है। इसी तरीके से जब सिकल सेल एनीमिया नाम की डिजीज़ होती है तो याद रखिए कि ब्लड लेवल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट की ब्लड सेल की शेप कुछ ऐसी हो जाती है और वो सेल्स के दूसरे सेल्स के अंदर पहुंच नहीं सकता। Disordered cells cannot pass through the narrow capillaries। इसमें ये बात बताई है कि डिसऑर्डर्ड सेल्स यानी कि जो सेल्स खराब हुए हों वो सेल कैपिलरीज के पास ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकते। द टिश्यूज़ आर स्टार्व्ड फॉर ऑक्सीजन, और टिश्यूज़ ऑक्सीजन के लिए अपने आप को थोड़ा सा कॉम्पैक्ट कर लेते हैं। सिकल सेल में रप्चर एंड कॉज अमीनिया, और सिकल सेल फट भी सकते हैं और जिसका कॉज अमीनिया होती है, यानी इस डिजीज़ को सिकल सेल अमीना भी कहा जाता है। द हीमोग्लोबिन इज द लार्ज प्रोटीन। इट हैज़ 4 चेन अमीनो एसिड, 2 आइडेंटिकल अल्फा चेन्स एंड 2 बीटा चेन्स। सो हीमोग्लोबिन के पास यानी ब्लड के पास 2 चेन्स हैं, अल्फा चेन, बीटा चेन। अल्फा और बीटा चेन दोनों इसके पास मौजूद होती है। अल्फा चेन्स नॉर्मल एंड सिकल हीमोग्लोबिन आर अलाइक विद द चेन्स डिफर बाय सिंगल अमीनो एसिड। सो इसके पास अपनी एक तरह की यूं चेन्स मौजूद होती है जो अमीनो एसिड की बनी हुई होती है, जिसके अंदर ग्लूटामिक एसिड पाया जाता है एट 6 पोजीशन रिप्लेस्ड बाय वेलिनिन, और 6 नंबर पे वेलिनिन पाया जाता है इन सिकल सेल चेन। द नॉर्मल हीमोग्लोबिन इज इनक्लोज्ड बाय अ जीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन जीन। सो सिकल सेल में एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन में एक और जीन की आमद होती है और वो है ग्लोबिन जीन, और वो है ग्लोबिन जीन। ग्लोबिन जीन सिकल सेल का मेन जीन है जो ये बात बताता है कि हाँ इस इंसान को ये बीमारी है। सो हेरिडिटी की बीमारी नस्ल दर नस्ल चलती है। इस तरीके से प्रिंस चार्ल्स की एक ख़ानदान को भी ये बीमारी हुई भी है। ये बीमारी तो नहीं, वो भी एक हेरिडिटी डिजीज़ थी जो इनके बच्चों के बच्चों में ट्रांसफ़र की जा रही थी। DNA triplet of HbA gene encoding for glutamic acid। सो HbA जीन के बारे में बताया गया है कि इसके अंदर ग्लूटामिक एसिड होती है, यानी कि DNA ट्रिपलेट के पास ग्लूटामिक एसिड पहले से मौजूद होता है, HbA जीन भी मौजूद होती है। एसिड इज CTT साइटोसिन थाइमीन के का एक तरह का चेन पहले से मौजूद होता है। अ पॉइंट ऑफ म्यूटेशन चेंज जस्ट मिडल बेस ऑफ ट्रिपलेट फ्रॉम T to A। पॉइंट ऑफ म्यूटेशन आ जाती है और ट्रिपलेट को चेंज कर देती है। T to A बिकम CAT, न्यू एलील HbS इमर्जेस। इसके अंदर ये बात है कि वैसे तो जब CTT में A की आमद दरमियान में आ जाती है, यानी कि
पहले तो CTT होता है, फिर इसके अंदर A की आमद आ जाती है तो वो T को हटा के CAT बना देता है। ये चेन को साइटोसिन थायमीन थायमीन साइटोसिन एडेनिन थायमीन। The sickle cell, the normal hemoglobin is HbA and allele for the sickle cell hemoglobin is HbS. So HbA और HbS के अंदर ये बताया है कि HbA के अंदर जो नॉर्मल हेमोग्लोबिन होता है वो HbA कहलाता है और जो सिकल सेल का होता है वो HbS यानी कि सिकल सेल एनीमिया की आमद की डिजीज कहलाता है। The individual homozygous for normal hemoglobin are HbA। सो याद रखें क्लास कि एक नॉर्मल इंसान के अंदर जो जीन एलील्स पाई जाएंगी वो HbA है। इस बातों में आप लोग कंफ्यूज नहीं हुए, ये सिर्फ नाम है जो दिए गए हैं एलील्स के ऊपर के कोड्स को, ये स्पेसिफिक नाम है जो आपको याद करनी होगी। मैंने साइटोसिन एडेनिन थायमीन सबके बारे में बताया कि आपके ब्लड में साइटोसिन एडेनिन थायमीन मौजूद है, गुआनिन भी। ये चार्ज आपकी न्यूक्लियोटाइड्स है। अगर न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर चेंज जो होती है उसके अंदर थोड़ा सा भी चेंज आ जाए तो याद रखें कि आपको ये खतरनाक बीमारी है जो ऑक्सीजन को आपके सेल्स तक पहुंचा ही नहीं रही और इसकी वजह से मुंह पे निलाहट और ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है। हेट्रोजाइगस HbA एंड HbS आर कॉल्ड सिकल कैरियर्स। इसमें ये बात बताई है कि हेट्रोजाइगस HbA और HbS कहलाते हैं सिकल सेल कैरियर और इसके अंदर ये बात भी बताई है कि ये एक होमोजाइगस डिजीज है। द कैरियर शो नो सिम्टम्स ऑफ डिजीज अंडर द नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। आमतौर पे कैरियर के पास कोई एक्शन या कोई ऐसी अलामतें नहीं होती कि हाँ इसको ये बीमारी है, बट ओनली 1% ऑफ RBC बिकम्स सिकल सेल। यहाँ पे क्योंकि 1% RBC सिकल सेल की शेप में आ जाते हैं। सो क्लास यहाँ पे HbA और HbS की क्रॉस फर्टिलाइजेशन की हुई है। एक फीमेल HbA है और उसके बरक्स एक मेल HbS है। याद रखिए जब इनको क्रॉस फर्टिलाइज किया जाएगा तो ये बात रिजल्ट में आ जाएगी कि HbA यानी कि एक HbA और एक HbS यानी कि नॉर्मल तो होगा बट कैरियर बेबी जो होगा उसके अंदर भी सिकल सेल कैरियर है और उससे आगे भी ये जनरेशन में फैलाया जा सकता है। वर्क आउट द Punnett square and risk on the sickle cell childbirth of family and normal man married to a carrier woman for the sickle cell anemia. So class Punnett square को बनाने का आपको एक एक्टिविटी दी हुई है और यहाँ पे तो क्लास आपको मैंने पुनीत स्क्वायर 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं पिछले लेक्चर में 5 बना के सिखाए थे। अभी वही पुनीत स्क्वायर दोबारा से मैंने आपको रिपीट किया। आप यहाँ पे HbA और HbS लिखें और फिर ऑफस्प्रिंग का बताएं कि वो किस तरीके से पैदा होता है। याद रखें कि आप जब पुनीत स्क्वायर बना रहे हो तो मेल पार्ट के प्लांट्स मेल पार्ट और फीमेल पार्ट यानी कौन कैरियर है कौन कैरियर नहीं है उसका हवाला ज़रूर दें। तो यहाँ पे ये एक्टिविटी आप लोगों की करने की है और आपका करना लाजमी है। आप लोग अभी अपनी कॉपी निकालें और इस पे ये काम करें या घर में जाके ज़रूर मेरे लेक्चर को सुनने के बाद आप लोगों को ये काम करना है। What is the probable risk of sickle cell anemic child when carrier woman, a man suffering from sickle cell anemia? So class, इसमें सवाल पूछा गया है कि sickle cell anemia anemic child woman marries अगर एक आदमी को होता है सिकल सेल एनीमिया और फीमेल को नहीं होता तो
क्या चांसेस हैं बेबी में आने की, इसके लिए भी पुनेट स्क्वायर ही बनाया जाएगा। तो आप पुनेट स्क्वायर ज़रूर बनाएं और फिर उसका रिजल्ट डिटरमाइन करें। The earlobe is a normal human trait. Free earlobe is a dominant phenotype. So, free earlobe dominant ear type है and determined by E allele. So attached with the earlobe recessive E allele in a homozygous condition. Earlobes of your family members can you have trace transmission in your family? तो आप अपनी फैमिली में देखें कि आप लोगों का earlobe क्या है। So क्लास, आपको मैंने सिकल सेल अमीना की एक एग्जाम्पल दे दी थी, तो आप वो पुनेट स्क्वायर बना सकते हैं। लेट्स सपोज मेरे फादर के अंदर earlobe अटैच है बट रिसेसिवली, एक कैपिटल ई एक स्मॉल ई, और एक मदर के अंदर earlobe अटैच नहीं। सो ये कंडीशन यहाँ पे लगती है और यहाँ पे फीमेल पार्ट को रखा जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये होता है। तो ऑस्प्रिंग के 50% यानी 50% आधे बेबीज में फ्री earlobe होगी और आधे में अटैच्ड। सो इसका 2:2 रिजल्ट निकला है। सो क्लास, अभी हम डायबिटीज़ मिलेटस पढ़ेंगे। डायबिटीज़ मिलेटस शुगर की एक डिजीज़ है। शुगर की डिजीज़ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है। हमारी बॉडी में डायबिटीज़ नाम की एक डिजीज़ इसलिए होती है जब आप मीठा ज़्यादा खाते हैं। ये बात तो आपने सुनी होगी। अचानक से आप बचपन से जब मीठा खाते हैं आ रहे हैं तो आपको तो ये डिजीज़ कभी हुई ही नहीं, बट अचानक से आप लोगों की बॉडी में 70 साल में या 50 साल में ये डिजीज़ सामने आ गई। असल में आपकी बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक हार्मोन पाया जाता है, उसको कहते हैं इंसुलिन। मैंने अपने पिछले लेक्चर में इसका भी हवाला अच्छे से दिया हुआ है, आपको वो याद हो। तो आपको ये बात याद रखनी है कि आपके अंदर हार्मोन इंसुलिन पाया जाता है। लेट्स सपोज आपका वो हार्मोन खत्म हो चुका है। सो क्लास, आप लोग क्या करेंगे कि आर्टिफिशियली वो हार्मोन बाहर से लेंगे। लेकिन ये डिजीज़ हेरिडिटी डिजीज़ है। कभी कभी छोटे छोटे बच्चों में भी ये डिजीज़ पाई जाती है। ये भी जनरेशन टू जनरेशन चल के आने वाली एक डिजीज़ है। सो क्लास, मैं आपको अपने इस लेक्चर में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एक डिजीज़ शुगर नाम की डायबिटीज़ मिलेटस के बहुत ज़्यादा बड़ी सी डिस्क्रिप्शन दूंगी। इट इज़ अ हेरिडिटी डिजीज़। हेरिडिटी डिजीज़ याद रखें कि हम उस डिजीज़ को कहते हैं जो आपकी आने वाली नस्ल में ट्रांसफ़र हो सकती है। ऐसी बीमारी जो आपकी अंदर हो और वो आपके बच्चों में भी आ रही हो, उसको हम हेरिडिटी डिजीज़ कहते हैं। कॉज्ड बाय रिसेसिव अलील डी। सो ये रिसेसिव अलील डी की वजह से होता है। सो इन होमोजाइगस कंडीशन डायबिटिक आर अनएबल टू यूज़ ग्लूकोज। इसके अंदर ये बात बताई है कि डायबिटिक्स जो होते हैं वो लोग ग्लूकोज इस्तेमाल ही नहीं कर सकते इन देयर बॉडी, क्योंकि वो उसको मेटाबोलाइज करते ही नहीं, यानी कि वो उसको हज़म करने के काबिल ही नहीं होते। दे पास द ग्लूकोज इन देयर यूरिन। तो वो ग्लूकोज वो अपनी पानी में ही पास कर देते हैं। नॉर्मल इंडिविजुअल डोमिनेंट एलील डी देयर यूरिन इज़ विदाउट ग्लूकोज। सो इसमें ये बात बताई है कि एक नॉर्मल इंसान की वाटर जो वो खारिज करता है उसके अंदर कोई रिसेसिव मतलब कि कोई शुगर यानी कोई ग्लूकोज नहीं पाया जाता। लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट होता है उसके अंदर ये शुगर की नाम की मर्ज पाया जाता है। Can you guess why the chances of diabetes in children increase when both parents are diabetic? When one parent is normal but the diabetic? हो सकता है अगर दोनों पेरेंट्स डायबिटिक हों तो
आपको ये डिजीज़ बच्चों में भी मिले, और अगर दोनों पेरेंट्स डायबिटिक में से ना हो तो एक पेरेंट्स डायबिटिक हो तो ये मसला भी हो सकता है। सो क्लास, इसके अंदर आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन डायबिटीज़ के बारे में दी है। इसके एलील्स डी और कैपिटल डी से शो किएंगे। सो एक फीमेल एक मेल इस तरीके से रख बनाएं, यानी कि आपको पुनीट स्क्वायर को ये बनाया होगा, यानी दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर्स मेल में नहीं है बट फीमेल में है, डी। तो यानी कि जो ऑफस्प्रिंग होगा उसमें 4:4 सबको 75% डायबिटीज़ होगी। अब एक और सिचुएशन मैं आपको दे देती हूँ, इसका आप खुद ही एक तरह का एक्सपेरिमेंट करें और पुनीट स्क्वायर के ज़रिए ये बात मालूम करें कि बेबी के अंदर क्या कोई ऐसी डिजीज़ यानी कि डायबिटिक डिजीज़ पाई जा रही है। अगर पाई जा रही है तो आप उसका रिज़ल्ट अपने तरीके से अपने मैनर में दे दीजिए। सो क्लास, डायबिटीज़ एक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक डिजीज़ है जो इंसुलिन नाम का हार्मोन आपकी बॉडी में मौजूद होता है वो ख़त्म हो जाता है और लोग आर्टिफिशियली लेते हैं। ग्लूकोज नाम की एक चीज़ जो मौजूद होती है आपके जिस्म में वो एक्स्ट्रा लेवल से ज़्यादा खारिज हो जाती है। जब वो जिस्म से सारी निकल जाती है तो इंसान का ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाता है और उसको वो हार्मोन लेना ज़रूरी होता है। सो मेटाबॉलिज्म यहाँ पे बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्लास, आज के लेक्चर में मैंने आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन काफ़ी बातों के बारे में दी। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको मैंने डायबिटीज़ मिलेटस और सिकल सेल एनीमिया नाम की एक डिजीज़ के ऊपर दी। सो क्लास, हो सकता है आपको मेरा ये लेक्चर आज का समझ में आया हो। आपको पुनीट स्क्वायर ड्रॉ करके अपने ही सारे के सारे लेक्चर को ये समझने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि आपको मेरी बात तब तक नहीं समझ में आएगी जब तक आप खुद पुनीट स्क्वायर नहीं ड्रॉ करेंगे। सो याद रहे कि आप पुनीट स्क्वायर अच्छे तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं। आज के लिए आप लोगों के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।